I welcome you all on behalf of Science Academy to this webinar, and our topic is how to prepare biology for NEET examination. Okay, students? Okay. Now, before I take you to whatever research I have done, मैंने जितना भी रिसर्च किया है आप लोगों के लिए, जितना भी मटेरियल इकट्ठा किया है, ठीक है, वो सब पे जाने से पहले, ठीक है, आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो दैट्स मी. माई नेम इज निशा सिंह. आई एम एन MSc zoology and I've done a B.Ed also. I've been working in this field for last 12 years. And I have always been associated with Science Academy, maybe offline mode, online mode. Okay, so it has been a long time association. Okay. Now, sir has told me to, guide all of you for this medical entrance examination, which is called NEET. So what I have done is, मैंने इसको आप लोगों को एक सिंपल सा मैंने इंटरेक्शन करना है. कोई बहुत ऐसा मैंने आपको हाई फाई या आउट ऑफ द वर्ल्ड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. ओके, सो मैंने आई हैव जस्ट गैदर्ड फ्यू पॉइंट्स बच्चों. माय फर्स्ट पॉइंट इज, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज नीट, ठीक है. देन इसका जेनेसिस कैसे हुआ. जेनेसिस मतलब इस एग्जाम का जन्म कब हुआ, आपको अगर ये देना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिर कुछ उसका पेपर पैटर्न कैसे है, सिलेबस क्या है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये वाला है, which has been told to me by Jejurkar sir, that I have to guide you for strategy for preparation, how to prepare for this examination. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. एक एक चीज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज व्हाट इज नीट सॉरी यूजी, राइट. ये दो होता है, एक होता है यूजी के लिए और एक पीजी के लिए होता है. तो पीजी तो इट इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, और यूजी जो है दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. ठीक है बच्चों, अंडर ग्रेजुएट यानी आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनको MBBS करने में इंटरेस्ट होगा, BDS, BHMS, BAMS, और भी बहुत सारे इसके साथ में अलाइड फील्ड्स हैं. पैरामेडिकल है जिसमें आपको जाने में इंटरेस्ट है. ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि जिन बच्चों को मेडिसिन में अपना करियर बनाना है उन लोगों को ये एग्जाम फेस करना पड़ेगा. ठीक है, और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन करता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विच इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दिया ये काम, बिकॉज हर स्टेट से बच्चे आएंगे. आप एक ऑल ओवर इंडिया का एक होने वाला एग्जाम फेस करने वाले हो, तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम अथॉरिटी जो हर स्टेट के बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर पाए. ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आएंगे, कुछ गुजरात से आएंगे, राजस्थान, पंजाब, बंगाल से. तो सभी को ध्यान में रखते हुए हमको एक एक सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है. ठीक है, और ये जो एग्जाम है दिस इज कंडक्टेड इन 11 लैंग्वेजेस. ओके, तो यू कैन ऑप्ट. जनरली बच्चे जो हैं दे प्रेफर टू गो फॉर हिंदी या फिर इंग्लिश हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर स्टेट में ये लैंग्वेजेस चलते हैं. ठीक है बच्चों, ओके. तो ये जो एग्जाम है ये आपको कितना समय मिलेगा, 3 घंटे का. तो अच्छे से घड़ी पहन के जाना है और समय पे आपको ध्यान रखना है कि मैंने कितने बजे स्टार्ट किया और 3 घंटे में मेरा पेपर जो है मुझसे आंसर शीट ले लिया जाएगा. ठीक है, ओके. इस एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं बच्चों. ठीक है, ठीक है, 3 सेक्शंस कौन से हैं. पहला होगा फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, और जो तीसरा सेक्शन है वो होगा बायोलॉजी, यानी हमारा वाला सब्जेक्ट. ठीक है, इसमें 2 सेक्शंस आपको होंगे. कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें बॉटनी के फेस करने होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको
जोलॉजी के फेस करने होते हैं, ठीक है। 50-50 का वेटेज होता है बॉटनी को और जोलॉजी को, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है हमारा, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है बच्चों, एग्जाम हो जाती है, उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया, आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, आपके परसेंटाइल्स रिलीज होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है, बाय मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। ये काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, ठीक है। ओके, अब कैसे होता है, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सपोज ये एग्जाम जो भी XYZ नंबर की होती है, सपोज 100 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें मैम कट ऑफ कितना होता है, लास्ट ईयर कितना था, उसके पहले साल कितना था, तो आप उसके आसपास आने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा कोई कट ऑफ का फिगर नहीं बता सकती हूँ, आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज क्या होता है, हर एक कॉलेज, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट्स में है, वो लोग इस नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उनके पास में कितनी सीटें हैं, है ना, और कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चे उस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग अपना एक कट ऑफ रिलीज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको याद रखना है कि 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुने। हम बात करेंगे लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी पे इतना इम्पोर्टेंस क्यों इस एग्जाम में, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के हम लोग ज्यादातर किस पे फोकस कर रहे हैं इस एग्जाम में, बायोलॉजी पे। क्यों, क्योंकि देखो बायोलॉजी एज कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। ये सच बात है, मतलब बच्चों को पढ़ने में मजा भी आता है, मैंने देखा है। और जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं ना, उनको बायो की तरफ उनका थोड़ा ज्यादा सा ऐसा इंक्लिनेशन होता है, थोड़ा ज्यादा फेवरेटिज्म होता है, उनको पसंद होता है, तो थोड़ा उनको इजी लगता है। दूसरी बात, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, वो स्ट्रेट पूछे जाते हैं, सीधे साधे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। एक दो आ जाएगा, लेकिन जनरली क्वेश्चंस कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, इजी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। दूसरी बात, बायोलॉजी में नो कैलकुलेशन, यू नो, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इसमें ऐसे बड़े बड़े डेरिवेशंस नहीं है, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली ये भाई इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या होता है इसमें कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आ सकता, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उतना सबको आता ही, हम लोग 10th तक उतना पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बायोलॉजी में मंत्र क्या है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। आ रहा है तो मैं आंसर टिक करूंगी, नहीं आता है तो मैंने उसको छोड़ देना है, मुझे वहां पे बैठ के उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसा नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा होता है, क्वेश्चन आया सामने, आपको सपोज आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे, चलो ये फॉर्मूला लगाते हैं, चलो ये दिमाग लगाते हैं, कुछ करके आप आंसर लाने की कोशिश करते हो। बायोलॉजी में वैसा पॉसिबल नहीं, पढ़ाई की तो आ जाएगा, नहीं की नहीं आएगा, सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बेटा आप बताओ कि ह्यूमंस का जो है यू नो हार्ट बीट कितना है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ह्यूमंस का हार्ट बीट कितना है, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, वो नहीं आंसर फेस करेगा, ठीक है उसका, लेकिन क्या होगा, हार्ट बीट वहां बैठे बैठे बढ़ने जरूर लगेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि अरे यार मुझे आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको मेरी बात समझ में आई, बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतना जो मैंने आपको बताया। तो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज दैट कि बायोलॉजी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपने बायो में अच्छा परफॉर्म किया ना, तो आपका स्कोर हाई हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को कम इंपॉर्टेंस दो, लेकिन स्कोर बढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी,
ठीक है, आप टॉपर्स वाली लिस्ट में आ सकते हो अगर आप बायो में पढ़ाई अच्छे से करते हो तो। चलो अब देखते हैं जेनेसिस ऑफ नीट। ठीक है बच्चों, जेनेसिस मतलब ये भी बायो का ही मैंने वर्ड लिया है, राइट? आप सब इन वर्ड से फेमिलियर हो इसलिए मैंने ये वर्ड्स उठाए। व्हाट इज जेनेसिस? जेनेसिस मीन्स to synthesize something, right? Genesis means to synthesize something. Okay. So now tell me, is it catabolism or it is anabolism? Yes, bachcho? If I synthesize something, is it catabolism or it's anabolism? Catabolism. No. एनाबॉलिज्म। क्योंकि जितने भी बच्चे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं सबने 11th-12th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना? तो आपको ये आना चाहिए, लेकिन आपने इसका गलत जवाब दिया, ठीक है? तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? एनाबॉलिज्म। मतलब बायोलॉजी में जेनेसिस का मतलब होता है टू सिंथेसाइज समथिंग। ओके, एनीवे दैट वाज जनरल नॉलेज। नाउ चलो बात करते हैं इसकी। जेनेसिस मीन्स ये एग्जाम कब से शुरू हुई? एज पर द ऑर्डर्स ऑफ एपेक्स कोर्ट। व्हाट इज दिस एपेक्स कोर्ट? कौन एपेक्स कोर्ट कौनसा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एपेक्स कोर्ट बच्चों? एनीबडी? एपेक्स कोर्ट? Also, ma'am, I've taken biology. I have no interest in Indian judiciary. Okay, so apex court is the Supreme Court of India. Okay, in every state we have high court, and at the center level, at national level, we have Supreme Court. So this apex court के orders के हिसाब से NEET came into existence. Okay, to fulfill the need of one common test. Okay, one common test. Okay, क्या होता था इसके पहले ना बच्चों, बहुत सारी एग्जाम्स होती थी। जैसे गुजरात का स्टेट अपना एक अलग मेडिकल एंट्रेंस कंडक्ट करेगा, महाराष्ट्र में आपको पता है अलग से महाराष्ट्र सीटी, फिर बंगाल में अलग से होगा, दिल्ली का। तो उससे क्या होता है? कंफ्यूजन। ठीक है, अब मान लो मुझे दिल्ली का कोई कॉलेज पसंद है, ठीक है, मुझे वहां पे जाके पढ़ना है, राइट? तो वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि उनके क्वेश्चन शायद उनके दिल्ली बोर्ड के हिसाब से आएंगे क्या, मैंने महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई की है। यू नो, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होता था। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, ओके जस्ट 1 मिनट, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक एग्जाम लेने के लिए किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और उस एग्जाम का नाम रखा नीट। वन कॉमन टेस्ट आप लोगे भाई, ठीक है, जिसमें देश भर से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि टैलेंट को हम नेशनल लेवल पे टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको बेस्ट डॉक्टर्स बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे बेस्ट डॉक्टर्स? सिलेबस अच्छा होगा, क्वेश्चन पेपर अच्छा आना चाहिए, एक लेवल का आना चाहिए, तभी हम अच्छे बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? गधा और घोड़ा दोनों रेस में बराबर दौड़ेगा, ठीक है, और मान लो उस रेस में अगर गधा जीत गया, ठीक है, तो क्या होगा? आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। आप जाओगे कि सर मुझे जो है पेट में प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे किडनी में प्रॉब्लम है, और किसी ने हमारी हार्ट सर्जरी कर दी। कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ डॉक्टर? नो, राइट? So we want best doctors. So for that, Supreme Court has ordered कि we will conduct this NEET exam. Now first time कब conduct हुआ? 2013 में conduct हुआ ये, ठीक है। पर्पस क्या था एक एग्जाम लेने का? टू रिमूव डिस्क्रिपेंसी अमंग वेरियस एग्जामिनेशन। महाराष्ट्र वाला बोल रहा है हमारा एग्जाम सबसे बेस्ट, गुजरात गवर्नमेंट बोलेगी हमारा मेडिकल एंट्रेंस सबसे बढ़िया, बंगाल वाले बोलेंगे हमारा सबसे बढ़िया। तो डिस्क्रिपेंसी, झगड़ा, ठीक है, उस झगड़े को खत्म करने के लिए बोल दिया गया एक एग्जाम ले लो। मेक इट इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू स्टूडेंट्स। क्या होता था बच्चों की यू नो आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे कंट्री में ऐसा बनाया गया है कि यू हैव टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो पेरेंट्स से पैसे लोगे आप,
मुझे आज ये एग्जाम का फॉर्म भरना है, मुझे आज वो भरना है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का खर्च ज्यादा हो रहा था पैसे, और आउटकम कुछ भी नहीं। समझ रहे हो आप? उससे बढ़िया कि आप एक एग्जाम भरोगे, आपको पता है मुझे 1,000 रुपए की फीस देनी है, या मान लो 500 रुपए की फीस देनी है, आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, ठीक है, और आपका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा, क्योंकि आपको पता है मुझे ये इतना ही पढ़ना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू स्टडी। ओके फाइन, सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम 2013 में कंडक्ट हुआ था। चलो एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन लोग दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे नहीं, साइंस वाले बच्चे देंगे। और उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया होना चाहिए 12th में, कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए ऑप्टेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला नहीं दे सकता है, पीसीबी, हाँ जी, साथ में एम लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। पर जनरली बच्चे ऐसा करते नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज्यादा। मैथ्स वालों को बायो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और जिनको बायो पसंद है उनको मैथ्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मिनिमम एज इज 17 years फॉर बोथ स्टेट कोटा सीट्स एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स। क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई से पटना मेडिकल कॉलेज, ओके, तो उसमें क्या होगा, उन्होंने कुछ सीटें अपने स्टेट के बच्चों के लिए रखी होती है, और कुछ सीटें जो अदर स्टेट से आते हैं, है ना, कि हरियाणा से कोई आ रहा है वहां पढ़ने के लिए, या फिर गुजरात से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट कितना है, 25 साल। अभी इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी है कि भाई अभी बोला जा रहा है कि आप 25 साल से एज बढ़ाओ, ठीक है। तो एज लिमिट बढ़ने वाली है थोड़ी, तो आपको मतलब व्हाट टू से, नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते हैं, कुछ सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं, तो उनका करियर खराब हो जाता है, और फिर क्या होता है, वो दे गो इनटू डिप्रेशन। तो ये सारी चीजें हमारे देश में ना हो, इसलिए बोला जा रहा है कि भाई आप इसका थोड़ा सा एज लिमिट जो है वो बढ़ा दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें रिलैक्सेशन है क्या एज लिमिट में? हाँ, रिलैक्सेशन है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, ओबीसी, एससी, एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब जितने मैंने आपको मैक्सिमम एज बताई है, तो उसमें 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है बच्चों। Now, provisionally students beyond 25 years of age are allowed as the matter is sub judice in Supreme Court of India, कि अभी चल रहा है कि क्या करें, अपर एज लिमिट कैसे बढ़ाएं, ओके। नाउ आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी ओपन है, तो आपको कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी 40%, देन जो फिजिकली वीक चैलेंज्ड लोग हैं, फॉर देम इट इज 45%, ओके। नाउ सी, इसका मतलब ये कि मेडिकल एंट्रेंस के साथ साथ आपको बोर्ड पे भी फोकस करना है, ठीक है। पहले क्या होता था, बच्चे बोर्ड एग्जाम्स को बहुत लाइटली लेते थे, एंड दे यूज्ड टू जस्ट प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वजह से बच्चे बोर्ड को इतना निग्लेक्ट करते थे कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते थे। जैसे इंग्लिश आप लोग को होता है बोर्ड में, राइट, देन ज्योग्राफी होता है, मान लो कंप्यूटर साइंस है, तो उनको इग्नोर ना आप करो, इससे क्राइटेरिया लाया गया है, ठीक है बच्चों, ओके। So that was the eligibility. Now let us see what is the structure of this exam. Okay, what is the structure? क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो आपको उसमें कौन से फील्ड से क्वेश्चन फेस करने हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। यू विल बी फेसिंग 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 आवर्स, यानी रेशियो कैसा, फॉर 1 क्वेश्चन हाउ मच टाइम यू विल बी गेटिंग। चलो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो मतलब मैं क्या आपको बता रही थी कि 180 क्वेश्चंस हैं और समय कितना है, 3 घंटे है।
तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? कितना लिखूं 2 minutes. बच्चों? कितना 2 मिनट्स होगा कि 1 मिनट? व्हाट शुड आई राइट? 1 minute. 1 मिनट ना बेटा, 3 घंटा मतलब कितना, 180 मिनट होता है, राइट? तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट। अब आपकी चॉइस है, आपको अगर फिजिक्स टफ लगता है तो आप लोग बायोलॉजी को थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दो, या केमिस्ट्री को थोड़ा खत्म कर दो, एंड यू कैन गिव मोर टाइम इन फिजिक्स। क्योंकि क्या है बच्चा, प्रॉब्लम ऐसा है कि भले आपको बायो पसंद है, लेकिन जो आपका स्कोर आने वाला है उसमें ये नहीं देखेंगे इसको बायो में कैसा किया, बहुत अच्छा किया है, सारे के सारे क्वेश्चन राइट है इसके बायो के, चलो इसको सिलेक्ट कर लो। नहीं, आपका ओवरऑल स्कोर आने वाला, आपने फिजिक्स में कैसा किया, केमिस्ट्री में कैसा किया और बायो में कैसा किया। आर यू गेटिंग इट? तो तीनों सेक्शंस में अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये है कि आपको किसी सब्जेक्ट में समय ज्यादा लग सकता है प्रिपरेशन में, किसी में आप कम समय दे सकते हो, आपकी चॉइस होती है। कैंडिडेट इज अवॉर्डेड विद 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है? एक क्वेश्चन अगर मेरा सही गया, पहला क्वेश्चन राइट गया मेरा, तो मुझे कितने नंबर मिल जाएंगे? 4। ऐसे अगर मेरा 180 क्वेश्चन है तो मेरा टोटल जो पेपर है वो कितने मार्क्स का हुआ? हाउ मेनी मार्क्स? 720. Okay, 720 marks in total. Okay. Now, is there a negative marking? Yes, there is a negative marking. What is that? Candidate is penalized with 1 mark for each incorrect response. आपने अगर गलत जवाब दिया तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क कट जाएगा आपका, ठीक है? तो इसमें तुम लोग ऐसा इक्का दुक्का करके नहीं खेल सकते कि चलो इसका ए कर देते हैं, चलो इसका बी कर देते हैं, नहीं आता है तो हम लास्ट पे करते हैं ना, कुछ तो जैक लगाते हैं कि ये हमारी इंडियन की मेंटालिटी होती है कि कुछ तो करना ही है, कुछ तो जुगाड़ लगाते चलो, लेकिन उसमें क्या है, आपका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज there is negative marking. So if you are very confident for a particular question, then only you touch it, otherwise don't take the risk, okay? Because everything does not depend on destiny. जो लोग डेस्टिनी में बिलीव करते हैं कि मेरे साथ में भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, क्यों ना मैं कुछ तुक्का लगा दूं, ठीक है? नो, इट इज हार्ड वर्क अल्टीमेटली। भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है। अगर मैं हार्ड वर्क ना करूं तो गॉड विल ऑल्सो नॉट हेल्प मी, ओके? इट इज वेरी सिंपल, ओके? देन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है फॉर ऑल मेडिकल कॉलेजेस एक्सेप्ट जिपमर एंड एम्स। जिपमर का अलग से एग्जाम होता है और एम्स का भी अलग से एग्जाम होता है, ठीक है? एम्स अपना एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो लोग अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो यदि आपको एम्स में जाना है तो आपको ये भरना पड़ेगा, जिपमर जाना है तो ये भरना पड़ेगा, ठीक है? नाउ एएफएमसी का भी एक एग्जाम हुआ करता था पहले, है ना? डू यू नो दिस कॉलेज? व्हाट इज एएफएमसी? So this, you know, Pune is a city which is well known for defense. Okay, there is NDA in Pune and there is AFMC also in Pune. So this is Armed Force Medical College. अगर आपको जो देश के लिए काम करते हैं लोग, जैसे सोल्जर्स हैं, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन लोगों को अगर आपको सर्व करना है, उनका इलाज करना है, तो आपको कहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा? पुणे आना पड़ेगा आपको। कौन से कॉलेज में आना पड़ेगा? एएफएमसी। तो एएफएमसी भी आजकल इसमें पार्टिसिपेट होने लग गया है नीट में, ठीक है? उनका लेकिन कट ऑफ हाई होता है, वो लोग अपना कट ऑफ अलग से रिलीज करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, नाउ दिस नीट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री. Of course, it has to be. How can you make it easy? It has to be tough, because what will be the outcome of this exam? You are giving doctors to the nation.
You are giving that person to the nation who will be wearing that apron and will be having a stethoscope. तो ऐसे अरे गहरे किसी को भी हम वो कोट पहनने का हक नहीं दे सकते हैं, वो स्टेथोस्कोप लगाने का हक नहीं दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा क्राइम होगा अगर हम ऐसा करें तो, ठीक है। नाउ 15.9 lakh students registered for NEET UG and 13 lakh appeared in the year 2020 because कोरोना का आउटब्रेक हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से ये फिगर थोड़ा सा कम है, वरना ये फिगर कितना रहता है, लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर किए थे 2020 में। मतलब लुक एट द कंपटीशन दैट यू हैव टू फेस, यू हैव टू फाइट विद हाउ मेनी पीपल, compete with how many people, 14 lakh students who are coming from all over the country, okay. The exam not only requires hard work but also the right technique to clear it, okay. It's like, ठीक है, मैं बोलूंगी ठीक है मुझे नीट एग्जाम देना है और मुझे बायोलॉजी पे फोकस करना है ज्यादा, तो मेरे लिए सबसे फेवरेट बुक कौन सा है, NCERT, CBSE का टेक्स्ट बुक 11वीं और 12वीं का, ठीक है। ये मेरे लिए बाइबल है, ये मेरे लिए भगवत गीता है अगर मुझे ये एग्जाम देना है। ये तो आपको मैंने बताया कि दिस इज द बाइबल फॉर यू। इसकी हर एक लाइन, हर एक वर्ड अगर आपको अच्छे से आता है, ठीक है, तो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि किताब तो हर कोई पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ सकती हूँ, आपके बगल में जो बैठता है स्कूल में, क्लास में, वो लोग सब पढ़ते हैं, ठीक है। मेहनत सब कर सकते हैं, मेहनत में हम कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, दिन दिन भर मेहनत करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, पेंटिंग करना, दीवार खड़ी करना, लेकिन उसको क्या आउटकम मिलता है, कुछ अच्छा आउटकम मिलता है उसको? नहीं, क्योंकि सिर्फ मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा, आपको करना है स्मार्ट वर्क। इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, it's about smart work. How smartly you remember each and every concept that is being shown to you in the video lectures on this virtual platform, or you read it from the textbook. How are you going to remember smartly? That is what matters at the end. Okay. Now आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, बायो में कैसे करोगे स्मार्ट वर्क, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। How will you work smart? We don't want any donkey work. Suppose I read a particular paragraph from the textbook, ठीक है, मुझे लगेगा अरे मैंने पढ़ लिया, 5 मिनट में पढ़ लिया, ठीक है। It's not about पढ़ना, it's about remembering the concept, to understand the concept. So what you will do, you analyze yourself कि मुझे कितना आ रहा है। So how to analyze that? See, how to remember, first thing is that you make flowchart, okay, you can make diagrams, okay, you can have mind map, okay, you can make tables, okay, to remember the thing. You can make Venn diagrams also बच्चों, Venn diagrams भी easy होते हैं, उससे भी बायोलॉजी बहुत जल्दी आपको चीजें याद रहती है। बायोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारा टेक्स्ट होता है, ठीक है, बहुत सारी कहानी लिखी होती है बड़ी बड़ी, उसको याद रखना डेफिनेटली मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये सारी टेक्निक्स आप यूज करो एंड सी दैट यू डू व्हाट काइंड ऑफ वर्क along with hard work. You also have to be smart, okay, you should be smart, okay बच्चों, fine. So now let's have a glance at the syllabus, ठीक है, कि सिलेबस क्या पढ़ना है बायो का, ठीक है, फॉर नीट एग्जाम। तो मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो बाइबल है, गीता है, कुरान है, वो क्या है, कौन सी किताब मैंने आपको बताई, NCERT, हाँ जी, NCERT का टेक्स्ट बुक। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी लेसन लो तो सबसे पहले NCERT में से पढ़ो, नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपके ज्यादातर इसी से आने वाले हैं,
तो यही आपकी बाइबल है, ठीक है बच्चों। नाउ क्या पढ़ना पड़ेगा? So you will have to focus on your class 11th as well as class 12th syllabus, right? I have few students, I know their names here, who are from class 11 and the students who are from class 12. Okay, bachcho? Yes. Now I want to ask even the new invitees, okay, the students of class 12, do you remember everything about class 11? Tell me very honestly. Do you remember each and every concept from class 11? No, ma'am. No, no. क्योंकि क्या होता है कि इट्स वेरी सिंपल, हमारी क्या आदत होती है, लाइक इवन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू ऑल, ओके, व्हाट वी डू, वी रीड द चैप्टर, ओके, एंड ठीक है, अभी हम लोग 12th में आ गए तो हम कुछ और काम में लग जाते हैं, और एंड वी काइंड ऑफ फॉरगेट इट, वी डोंट इवन टच दैट टेक्स्ट बुक, बट हियर यू कैन नॉट डू दैट, you have to give equal importance to class 11th and class 12, okay? So for that what you need, it's either you need expert guidance, expert teacher, कि आपको हफ्ते में मान लो 3 दिन आपको 12th पढ़ा रहे, तो एटलीस्ट एक दिन आपको 11th के कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएं, आपसे रिवाइज करवाए जाएं, ताकि आप उनको पढ़ोगे, आप उस किताब को हाथ लगाओगे। So you need an expert, or what you can do, you can see the video lectures for class 11, okay? See, thanks to corona I should say, okay, people are very much negative, there is lot of anxiety, there is lot of depression in everyone's mind, there is lot of confusion कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? But if you look at corona also in an optimistic way, it has given you so many opportunities. सबसे पहला अपॉर्चुनिटी, आप अपने घर वालों के साथ रह सकते हो, यस और नो? नहीं तो पहले 8-8 10-10 घंटे स्कूल जाना है, मम्मी पापा को दिन भर देख नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि भाई आप घर पे रह के हम आप तक कोचिंग लेकर आ रहे हैं, राइट? साइंस अकेडमी हैज स्टार्टेड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू Zoom मीटिंग टू रीच यू ऑल, टू प्रोवाइड दिस क्वालिटी कोचिंग राइट at your home, right, which is the best place to be at. और इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? घर से सुंदर जगह कोई होती ही नहीं है, ठीक है? ओके, तो क्लास 11th को इक्वल इम्पोर्टेंस दें 12th के बच्चे, ठीक है? और 11th वाले 12th का इंतजार करते हो आप, आई नो कि 12th जाएंगे फिर हम एंट्रेंस होगा ये सब, लेकिन क्लास 11th में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम है, इंटरमीडिएट यानी 11th और 12th दोनों को इंपॉर्टेंस देना है। बच्चे क्या करते हैं, 10th में बोर्ड होती है ना, फिर 11वीं में जाते तो उसको रेस्ट ईयर लेते कि कल मैं आराम करूंगी, मैं मूवी देखूंगी अमेजॉन प्राइम पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहां, ठीक है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रिक्रिएशन इज इम्पोर्टेंट, but everything should be planned, everything should be as per a proper timetable, okay? So this is the syllabus. सब लोग 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, सब साइंस स्ट्रीम्स हैं, सबको पता है कि बायोलॉजी में बच्चों 11th में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है? और 12th में 5 यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं, ठीक है? अब टोटल चैप्टर्स कितने हैं? तो लगभग जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो है 38। कितने हैं? 38 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे मान लो किसी यूनिट में 5 लेसन होते हैं, किसी में 4 है, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6, ऐसे करके काउंट जो है वो आपका आता है 38। 11वीं में 22 चैप्टर्स हैं इन एनसीईआरटी, और यहाँ पे फिर कितने आएंगे? 16 चैप्टर्स हैं बच्चों, ओके? जस्ट 1 मिनट, 16 चैप्टर्स आर देयर, so total is 38, ओके? नाउ बायोलॉजी में यूनिट्स की ऐसे डिजाइन किए हैं कि आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? सबसे फेवरेट जो सेक्शन होता है बच्चों का 11वीं में वो होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी,
Yes or no, बच्चों? Do you agree with me? Do you like this particular unit of human physiology? All of you? Yes, Do you love? I definitely love it. See, if you know you want to become a doctor, right, and you want to wear that stethoscope around your neck, okay, which is a pride in itself, you have to focus on this particular यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी. इतना इंटरेस्टिंग यूनिट है ये. इसमें क्या होता है, अगर हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका एमबीबीएस का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसके भी कई टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं. मतलब आप एमबीबीएस में जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो 1-2 महीने, क्योंकि आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ होता है 12th में. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, हमारे दिल के बारे में, दिल कैसे धड़कता है, किडनीज कैसे काम करती हैं, और हमारे पास कितनी हड्डियां हैं, हमारे पास कितने मसल्स हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है. उसमें हम लोग सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं रिलेटेड टू प्लांट. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. राइट बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी विल बी लर्निंग अबाउट plant tissues, right? We will be learning about animal tissues, okay, morphology, anatomy. Then diversity in the living world, okay. What are you going to learn in this diversity? Classification. 11वीं के बच्चों को पता होगा 5 kingdom classification, plant classification, animal classification. Yes or no? ओके, चलिए अब आते हैं 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में. तो इसमें ज्यादातर बच्चों को जिस टॉपिक में इंटरेस्ट आता है वो है रिप्रोडक्शन. एवरीवन वांट्स टू नो कि हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस दैट यू नो वी produce those teeny mini babies. How do they come into this world? How did you come in this world? How did I come in this world? You know, so that you get to learn in what is the name of the chapter? Reproduction. वो एक इंटरेस्टिंग है. फिर इसमें आता है एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, लाइक यू नो बर्थ कंट्रोल मेथड्स. उसमें भी बच्चों को खास इंटरेस्ट होता है बिकॉज दे वांट टू नो कि हाउ दिस बर्थ कैन बी कंट्रोल्ड, यू नो. क्योंकि see, after a particular age, everyone is going to get married, everyone is going to have children, everyone is going to have a family, okay. So this is like related to our life, so we take interest here also. Genetics भी बहुत interesting है. Evolution भी अगर अच्छे से किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो तो आपको evolution में भी बहुत मजा आएगा. ठीक है, रही बात इनकी, तो ये तो भाई एप्लीकेशंस हैं. जैसे आजकल हम सब लोग ईगरली वेट कर रहे हैं अच्छी वैक्सीन आ जाए, अच्छी दवा आ जाए. ठीक है, तो वो सब किससे पॉसिबल होगा? बाय व्हाट इज दिस? बायोटेक्नोलॉजी. जो 12th के बच्चे हैं, फॉर देम आई जस्ट स्टार्टेड दिस टॉपिक yesterday. Yes or no, all of you? yes, 12th में, yes. And I'm sure you must have found it very interesting because it is a miracle for us. You know, it is wonderful that we came up with this field of biotechnology. And the last unit is about environment. हम नई नई चीजें बनाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वैक्सीन, दवाइयां, लेकिन हम हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, इतनी सुंदर जो हमारी ये सृष्टि है, इसको हम भूल जाते हैं. तो इसका हम कैसे ध्यान लें? आपको हर काम जो आप करते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट. सो दिस विल बी योर लास्ट यूनिट इन योर 12th क्लास सिलेबस. दिस इज फॉर 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं. 12th वालों को दे ऑलरेडी नो दैट ओके दिस इज द सिलेबस. ओके बच्चों, थोड़ा 11th वालों को क्या है कि ये 12th के बारे में नहीं पता था. ओके, चलो, तो ये हो गया आपका सिलेबस. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच I want to tell you on the basis of my research,
of last 10 to 12 years, I have seen students facing this exam and what problems they face. Okay, if they don't crack this exam, then what happens, how they feel. I have seen a lot of students. Okay, so on the basis of my experience, I have come up with a strategy on preparing for this examination. Okay, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आई हैव सीन पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखो कि उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे आप भी अगर होगे तो आप यही करोगे ना कि ठीक है देखते हैं भाई ए टॉपिक का ज्यादा आता है कि बी टॉपिक का ज्यादा आता है। बी का ज्यादा आ रहा है तो आप बी चैप्टर ज्यादा देर पढ़ो, ए चैप्टर थोड़ा सा कम टाइम के लिए पढ़ोगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन। फर्स्ट, know your syllabus. You have already known it. I told you in the previous slide, not that I want you to learn the names of all the chapters एक sequence में and I'm going to ask you tomorrow, not like that, but it's like keep it here कि okay ये सारी चीजें मुझे पढ़नी है। okay, then जो chapters है बच्चों, अब जैसे तुम में से कुछ बच्चे जो हैं मे बी you guys are from state board, maybe few are from CBSE। तो क्या होता है स्टेट बोर्ड के बच्चों को लगता है कि ये CBSE वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कम पढ़ा है तो मुझे नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं रखा है बच्चों। हर बोर्ड का जो सिलेबस है, किसी भी स्टेट के बोर्ड का सिलेबस, दैट इज एट पार विथ दिस NCERT। Even if you are from Maharashtra State Board, don't get scared. You can face this exam. Okay, then what you should do, weightage of respective areas. Okay, just 1 minute. Weightage means मैंने आपको बताया कि गधा घोड़े वाली बात आपको बताई ना मैंने। गधे वाला काम नहीं करना है। कौन सा काम करना है? घोड़े वाला। तेज दौड़ना है हमको। तो जिसमें ज्यादा वेटेज है बच्चों वो ज्यादा पढ़ना। उसके बाद फॉलो प्रैक्टिकल टाइम टेबल। मतलब क्या? मैडम ने बोला है कि टाइम टेबल बनाओ, तो व्हाट आई विल डू, आई टेक अ पेन एंड पेपर एंड आई स्टार्ट राइटिंग एंड आई मेक अप अ प्लान इन सच अ वे दैट आई शो आई स्टडी फॉर 18 आवर्स। ठीक है, लेकिन वैसा हो ही नहीं पा रहा है, तो वैसा टाइम टेबल बना के कुछ भी फायदा नहीं है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो कि प्रैक्टिकल हो। आप अपना शेड्यूल देखो, आप कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो मेक अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल। ऑलवेज बच्चों, ऑलवेज व्हाट यू शुड डू, यू शुड कीप अ पेन एंड डायरी विथ यू। ओके, पेन एंड डायरी। व्हाई? So that the timetable is always with you. You can take a nice printout of the timetable and paste it in your study area. जिधर पढ़ाई के लिए बैठते हो उसको वहां पे चिपका दो। ठीक है, then look beyond book. Look beyond book, right? Now what is it? Don't be a bookworm. Okay, रट्टे नहीं मारने हैं सिर्फ हमको समझना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जो फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा, बायो में पढ़ा, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, योर नॉलेज should have some application. It should be helpful to the society. It's not only for you to score marks. No, it is what you are going to give to the society when you grow up as an individual. Okay, so always look beyond books. करंट और लेटेस्ट अपडेट जो भी अखबारों में आती हैं वो पढ़ते रहो। जैसे अभी हम लोग एक पैंडेमिक को झेल रहे हैं, राइट? So in this pandemic period, there must be many articles in the newspaper. Read those articles. Not only कि कैसे ट्रीटमेंट करना, कैसे इसको प्रिवेंट करना, बट लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसे सबने इसको फेस किया. You should read it. Okay. What is pandemic, by the way, बच्चों? A disease that has spread to many regions. Many countries. You know, it can cross the, like, you know, it can spread from one country to another. That is called pandemic. ये एक टाइप हो गया. एक होता है एपिडेमिक.
ठीक है, एक होता है एंडेमिक। ये वर्ड सुने हैं तुम लोगों ने? मतलब ये सब लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट इसलिए क्योंकि आजकल काफी न्यूज में चल रहा है। व्हाट इज एपिडेमिक? व्हाट इज एपिडेमिक? 12th के बच्चे मुझे बता सकते हैं, 11th वालों को ज्यादा नहीं पता होगा, बट 12th स्टूडेंट्स जो आपके भैया और दीदीज हैं, दे विल टेल यू व्हाट इज एपिडेमिक। लेट्स मेक इट interactive. You guys also talk, I will also talk, and we will love the session. So do you know what is epidemic? Okay, epidemic जो है बच्चों, I'll tell you, ये पैंडेमिक से थोड़ा सा छोटे लेवल पे होता है। मतलब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन इट रिमेन्स विद इन द कंट्री। एंडेमिक क्या है? ये बहुत छोटे से जोग्राफिकल एरिया में देखने मिलेगा, पूरे देश भर में देखने नहीं मिलेगा, या पूरी दुनिया में देखने नहीं मिलेगी ये बीमारी, ठीक है। तो एंडेमिक मीन्स इन अ स्मॉल जोग्राफिकल area. Nobody answered the question. Only this one girl could tell me what is pandemic. Okay, fine. Then see, focus. You have to refer good books. I'll be telling you some good books. तुम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होगे जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। Then focus on tips and tricks. Who is going to give you this tips and tricks? Tips and tricks can be given by the expert of that subject who know कि बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ के उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं, and they come up with their own tricks to remember the subject. Revise regularly. मैं आपको हर दिन बोलती हूँ क्लास के बाद कम से कम जो हमने पढ़ा है 10 मिनट 15 मिनट 2-3 पेजेस होते हैं, यू हैव टू रिवाइज इट एवरी डे, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू इट ऑनेस्टली, जेन्युइनली, बट इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। डॉक्टर बनना नहीं बनना बात की बात है, बट वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, honest to our parents. Whatever money we are spending on the coaching, on the tuitions, in the schools, colleges, see that you get some good output out of it. Okay, practice daily. हर टॉपिक के एंड में we do practice some questions. Daily practice होता है, yes or no, ठीक है। But then that is taken by the teacher. Okay. So as a student, you should also frame some questions, ask yourself, and keep on answering those questions. Evaluate yourself. ठीक है, अपने आप को जज करना सबसे बेस्ट होता है। कोई और आपको जज करे उससे बेटर है कि you know your mistakes very well, you know your strengths, you know your weaknesses. So evaluate yourself and stick to fundamentals. Fundamentals means basics. ABCD ऑफ बायोलॉजी। कितनी भी अंग्रेजी बोल लो, कितना भी अच्छा लिख लो, ABCD तो नहीं छूटेगा। वैसे ही बायोलॉजी में कितने भी हाई फाई कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पर बेसिक्स कभी नहीं छूट सकते। बेसिक्स हमेशा आपके साथ चलने चाहिए, लाइक योर शैडो। ओके बच्चों, तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू some good books. Okay, NCERT मैं बार बार बोल रही हूँ, बाइबल है। देन ऑब्जेक्टिव NCERT है, ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1-2 बॉटनी और जोलॉजी का मिलता है। दिनेश का जो बुक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय अंसारी। प्रदीप बुक इज ऑल्सो वेरी गुड। इसमें बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल सब दिए जाते हैं। एंड बॉटनी बाय AC दत्ता। तो दीज आर सम गुड बुक्स विच विल रियली हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो ये अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पे। इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये कि अब मैंने आपको बताया टोटल कितने यूनिट्स आप लोगों को पढ़ने हैं नीट के लिए बायोलॉजी से। हाउ मेनी यूनिट्स यू ऑल हैव टू स्टडी बच्चों? 10 लेसन कितने बताए मैंने? 38।
ना सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे ना ये वाला यूनिट बहुत पसंद है, मैंने ये पढ़ा, पर मुझे ये वाला यूनिट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इट्स नॉट योर चॉइस, इट इज द चॉइस ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू असेस यू। तो व्हाट यू डू बच्चों, जिसके ऊपर ज्यादा वेटेज है, ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर यूनिट को आप ज्यादा पढ़ोगे, पर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि बेटा मैंने इधर अगर ज्यादा वेटेज दिया है, 1 मिनट, हाँ, कि बच्चों मैंने यहाँ ज्यादा वेटेज दिया है ना, तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि ये पास्ट के, क्योंकि एनटीए ने ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन देंगे, सेल बायोलॉजी के 5 देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। आप गूगल कर लो, वेबसाइट पे चले जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस है कि पास्ट पेपर्स को देख के हमने पता किया है कि ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं, जो सबका फेवरेट यूनिट है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, हार्मोन, ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो किससे आ रहे, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो ज्यादा रैंकिंग है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वी हैव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, then there is plant classification, animal classification, fungus का classification, viruses का classification, काफी कुछ डिटेल्स है, तो वहां से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कितने बच्चे 12th क्लास के हैं, प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, दोज हु आर फ्रॉम क्लास 12th। Mohini is from class 12th. Harsha, Priyanka is from class 12th. She seems to be a new student. Shubham, right? Okay, बच्चों. So, yeah, ठीक है. Thank you, बच्चों. Now the thing is, okay, molecular basis of inheritance में तुम लोगों ने क्या ऐसा पढ़ा कि तुमको लगता है कि उससे इतने क्वेश्चन उठाए जाते हैं? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है मॉलिक्यूलर बेसिस में? क्या पढ़ाया गया था उस लेसन में? आपने क्या पढ़ा है? डीएनए, व्हाट इज दैट? डीएनए के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, शिवानी यू आर आल्सो फ्रॉम 12th, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, तो इसीलिए यहाँ से 8% क्वेश्चन जो हैं बच्चों वो उठाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस, बायोटेक, माइक्रोब, जेनेटिक्स, प्लांट किंगडम से कम आ रहे हैं। ठीक है, देन स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट कम आ रहा है, सेल बायोलॉजी कम, प्लांट एनाटॉमी से भी कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर करोगे, जी नहीं। अगर आपको अपना स्कोर हाई रखना है तो फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स दैट आई एम गिविंग यू, this is, I have written here, experience based weightage of topics. What is that? Experience based weightage है ये. Nobody has published this information for us. Okay बच्चों? Okay, just 1 minute, I'm getting some notification. Let me check if genetic disorder. Priyanka, you don't know about genetic disorder? Strategy for preparation. Okay, so now the last section, that is tricks and related questions. ठीक है, तो चलो अब हमने सिलेबस देखा, हमने पेपर पैटर्न देखा, हमने ये देखा कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, हमने देखा कि नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं करना है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन पास्ट पेपर्स से। ठीक है, एंड देयर आर सम फन एंड यूजफुल नेमोनिक्स। आई जस्ट शो यू लाइक व्हाट वी डू, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, लाइक व्हाट वी डू इन अवर रेगुलर क्लास। ओके, हाउ वी स्टडी बायोलॉजी। ओके, most of the students we meet every day on this online platform, so they know it how we study.
but let's just discuss that once. Okay, see. So I'm getting you some very funny and some useful mnemonics, some story lines. Okay. Now see, ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछा गया है. तो आपने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. शिवानी, यू हैव अ क्वेश्चन क्या बेटा? नहीं ना? शिवानी वाबले. सी, सो सपोज अब जैसे हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 10% क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उस टॉपिक का एक क्वेश्चन उठाया है. इन्होंने बोला ये नीट 2016 का क्वेश्चन है. सबसे पहले कौन सा साल में हुई थी एग्जाम? 2000. Year it was 2013. 13. So just to check whether you are listening to me or not. So thank you. So now it is 2016 का क्वेश्चन है. इधर कॉलम 1 और कॉलम 2. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में भी करवाया है. राइट बच्चों, क्या करना है? मैच द पेयर करना है. अब इसमें एक इंसेक्ट है. कौन से इंसेक्ट का है ये? हाउस फ्लाई है ना? हाँ जी, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम कोई बता दे मुझे. Musca domestica. यस, मस्का डोमेस्टिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम. ठीक है, तो इधर जो दिया है ना बच्चों, ये इसके क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और अपने को इसको मैच करना है. ठीक है, सो गिव टू मैच इट. ओके, नाउ चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट विथ मी. ऑल ऑफ यू रेडी? फैमिली के साथ में व्हाट शुड आई राइट? 3. मस्की डी. ए विल बी मैच्ड विथ 3. ऑर्डर कौन सा है? Diphtheria. Okay, so Diptera means 1. Class is Insecta. correct. Phylum is Arthropoda. right. चलो, तो अभी कैसे, कौन सा सही ऑप्शन है? D. D. Yeah. D is the right answer. So you get how many marks? 4 marks. All of us together have scored 4 marks. Okay, chalo. So that's a good attempt. That was a very first question. Now answer is D. ठीक है, चलो. अब ये आर्टिकल है जहां से क्वेश्चन उठाया गया. ठीक है, एनसीईआरटी से. तो देखो कितना बड़ा टेबल है. अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को ये टेबल अच्छी तरह से लर्न है. मैं आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ इसमें से कि मैन का ऑर्डर बता दो, मैन का फाइलम बता दो, वीट का क्लास बता दो. ठीक है, तो ये रटना जो है बच्चों, क्या आप सबको ये टेबल लर्न है? जो रेगुलर बैच में बच्चे हैं सबको लर्न है ये टेबल? डू यू नो दिस टेबल? अब क्या है बच्चों, अपने को अच्छे से इसको इजीली लर्न करने के ट्रिक्स चाहिए. तो क्या है ट्रिक्स? ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूं और मैं ही ट्रिक्स बनाऊंगी. नहीं, आप, मैं, हम लोग सब मिलके ट्रिक्स बनाएंगे. ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू लर्न द टेबल. जैसे एक सैंपल मैंने लिया है, जैसे मैन है. ठीक है, तो मैन का बायोलॉजिकल नेम ये है, ये हाउस फ्लाई का, ये मैंगीफेरा मैंगो का, और ये बीज का ट्राइटिकम एफिसम. तो इसका ट्रिक कैसे मैंने बताया, देखो हमारा पीएम कौन है, ये आपके सामने, हम नाम नहीं लेंगे. हमारा पीएम चोर. ठीक है, क्या है? हमारा पीएम चोर. ठीक है बच्चों, तो हमारा से फैमिली का नाम होगा होमिनिडी. पी से होगा ऑर्डर का नाम प्राइमेटा. ठीक है ना, क्लास मैमेलिया. ठीक है, और चोर से कॉर्डेटा. तो ऐसे ट्रिक्स बना के हम इसको एक सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं. ठीक है, अभी अभी आपको क्वेश्चन मैंने इसका दिया था हाउस फ्लाई का. उसका ट्रिक क्या है? म्यूजिक दिया. क्या है? म्यूजिक दिया. किसने दिया म्यूजिक? हाउस फ्लाई ने. ठीक है, तो म्यूजिक के एम से मस्की डी, डी से डिप्टेरा, आई से इंसेक्टा, और ए से क्या होगा बच्चों? जस्ट नाउ यू फेस द क्वेश्चन. ए से क्या होगा? Arthropoda. आर्थ्रोपोडा. ठीक है, ओके, सो दैट्स द ट्रिक. देन देखिए मैंगीफेरा इंडिका का क्या है?
आंगन में क्या देखा? सांप देखा। दिख रहा है सांप आप सबको? एक मिनट, अब दिखेगा। आंगन में सांप देखा, देखो कितना बड़ा सांप है। ठीक है, तो ए से बायोलॉजी में वर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, तो इनको इजी तरीके से आप याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। एनार्किडीसी, सांप से सैपिनडेल। ठीक है, देखा, डी डाइकॉट, आ एंजियोस्पर्म। ठीक है, देन देखिए वीट का कैसे लर्न करोगे क्लासिफिकेशन। पहला, देखो मैंने कितना सुंदर सा दिल बनाया यहाँ पे। पहला प्यार मेरा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इससे फैमिली आती है पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, मेरा से मोनोकॉट, और एंजियोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म ही है भाई। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह के हम लोग ट्रिक्स बनाएंगे। जो क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर ने आपको डेट बताई है, शायद सर 15 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन दैट क्रैश कोर्स। ठीक है, जो बच्चे 11th में हैं उनके पास में तो समय है 1 साल का, तो आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा, आपको पहले से आइडिया मिलने लग जाएगा। और जो बच्चे 12th में हैं, जिनके पास कम समय है, कम समय में 2-3 महीनों में जिनको पूरा 11वीं 12वीं रिवाइज करना है, तो यू प्लीज एनरोल फॉर दिस क्रैश कोर्स इफ यू वांट टू गिव अ सीरियस अटेम्प्ट, because I'm going to share some PDF files with you all, wherein I will be giving you the tricks, chapter wise जो मैंने बनाए हैं, और आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद ही ट्रिक्स काम आते हैं, ट्रिक्स भी पहले काम नहीं करते हैं। कुछ बच्चे तो इतने मतलब लाइक दे डोंट स्टडी कि ट्रिक्स में भी गलती करते हैं। ट्रिक्स अगर गलत हो गया तो फिर आप गए, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो एक टेबल था अपन ने जो पीछे किया, अभी हमने जो ट्रिक देखा, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया अपने सामने, 2011 में पूछा। मतलब वो ट्रिक अगर तुम लर्न कर लोगे तो सोचो कितने मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। हाउस लाइक मतलब आपको करना है करेक्टली मैच कौन सा है। चलो अब बताओ तुम लोग, चलो करेक्टली मैच वाला बताओ जल्दी जल्दी। ABCD क्विज हो रहा है आपका। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा क्विज ले रहे हैं आपका। ओके, कौन सा है बेटा? डी ना? बी लिख के भेजो, लिखा है शायद, बच्चे भेज रहे हैं डी। ओके, लेट मी सी द नोटिफिकेशन। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे लिख के भी भेज रहे हैं इसका आंसर, तो लाइक ऑलवेज आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भेजते हो। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ किसने भेजा है। ओके फाइन, तो व्हाट इज द आंसर? कुछ बच्चे बी कुछ डी बोल रहे हैं, तो इसका क्लियर आंसर क्या है? ये वाला टाइगर जो है उसके स्पेशीज का नाम टाइग्रिस है ना। हाउस फ्लाई का क्या है बच्चों कि मस्का तो था लेकिन मस्का ऑर्डर नहीं था। मस्का क्या था? उसका जीनस का नाम था या स्पेशीज का नाम है? जीनस का नाम है। वैसे ही अगर ह्यूमंस की बात करें तो प्राइमेटा उसकी फैमिली नहीं है, ऑर्डर है, राइट। वो टेबल मैंने आपको इसमें सैंपल दिया था। चलो एक और 2-3 मैं आपको फिल्म का ट्रेलर दिखा रही हूँ। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, सी स्ट्रैटेजी फॉर नीट प्रिपरेशन फॉर द टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बिकॉज 10% वेटेज है इसलिए। तो इसमें एक किंगडम है बच्चों जिसका नाम है फंगाई। फंगाई में 4 डिविजन है, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, यूट्रोमाइसिस, और ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम्पल्स से, तो इसको एग्जाम्पल्स को मैं कैसे रटूंगी इजीली? ये टेबल एनसीईआरटी में सपोज दिया है या नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा टेबल बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम इसको लर्न करेंगे। तो इधर क्या ट्रिक दिया मैंने? रामचंद्र जी को याद रखना है। राम में आर क्या है? राइजोपस। ए क्या है? अल्ब्यूगो।
और M से क्या होता है बच्चों? म्यूकर। व्हाट इज दैट? म्यूकर। मजा आया ट्रिक लर्न करके? फाइकोमाइसिट के 12th के बच्चों को भी याद हो जाएगा ये ट्रिक, जो 11वीं भूल चुके हैं। ठीक है, फिर एक्कोमाइसिस का ट्रिक क्या है देखो, कैन पेटीएम, पेटीएम करो। सी से क्लेविसेप्स, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, पी से पेनिसिलियम, वाई से ईस्ट और टी और एम से ट्रफल्स एंड मॉरन। कैन पेटीएम। ठीक है, फिर बेसिडियोमाइसिस का ट्रिक है यूपीए। यूपीए इज अ गवर्नमेंट जिसमें कांग्रेस का मेजर रोल है, हेडेड बाय सोनिया गांधी, तो इसलिए मैंने वो ट्रिक ले लिया, यूपीए गवर्नमेंट। तो यू इज सिलैगो, पी इज सक्सीनिया, ए इज अगैरिकस। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो डिवीजन है इसको लर्न करने का ट्रिक है एक्शन करो। ए से अल्टरनेरिया, टी से कोलैटोट्राइटम, टी से ट्राइकोडर्मा। तो इस तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन आया इस पर्टिकुलर टेबल से, यू विल बी एबल टू फेस इट। ठीक है बच्चों, फिर ये ट्रिक है प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए। एल्गी 3 तरह के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी को लर्न करने का तरीका है क्लासी कार SUV। कौन सी कार? SUV। देन ब्राउन एल्गी का है डमी सेल, क्या वर्ड बन गया, कौन सा वर्ड बना ये? डमी सेल्फी। क्या लिया हमने? डमी सेल्फी। फिर यहाँ पे PG स्क्वायर, ऐसे याद रखो। तो क्लासी से क्लैमिडोमोनास, कार से चारा, एस से स्पाइरोगायरा, यू से यूलोथ्रिट, बी से वॉल्वॉक्स। कुछ बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है कि उनको पता ही नहीं कि वॉल्वॉक्स प्लांट है कि एनिमल है। ठीक है, डमी सेल्फी, डमी का डी डिक्टियोटा, एस से सरगैक्सम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, एफ से फ्यूकस और आई ई से कुछ नहीं। ठीक है, पीजी स्क्वायर में पी से पोरफायरा, जी से जिलेडियम, ई से पॉलीसाइफोनिया और जी से ग्रेसिलैरिया। व्हाट इज दैट? ग्रेसिलैरिया। ओके बच्चों, फाइन। नाउ एक और देखो, अब जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या ट्रिक है? एसपी मार्च फनीली। कैसा मार्चिंग कर रहे हैं? एसपी फनीली, बहुत ही फनी तरीके से मार्चिंग कर रहे हैं। तो एसपी, व्हाट इज दैट? जस्ट 1 minute, लेट मी क्लियर इट। या एसपी स्पैग्नम। ठीक है, मार्च मार्केंशिया। ठीक है, टी से पॉलीट्राइकम, फनी फ्यूनेरिया। तो एसपी ने कैसा मार्च किया? फनी मार्च किया। एसपी मार्च फनीली, एस से स्पैग्नम, टी से पॉलीट्राइकम, मार्च से मार्केंशिया, फनीली फ्यूनेरिया। तो अपने ये एग्जाम्पल्स लर्न हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, फिर क्या होता है? एक और तरीका होता है बायो को आसान बनाने का, वो ये कि 2 चीजें आपके सामने आ गई तो आप उसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करो। हमेशा थ्योरी से याद नहीं रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वेन डायग्राम बना सकते हो कॉन्सेप्ट को इजीली लर्न करने के लिए। जैसे यहाँ पे प्लांट्स के सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो केवल प्लांट्स में होते हैं, यहाँ पे एनिमल्स के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ एनिमल में होते हैं, और यहाँ पे दोनों के कॉमन है। जैसे क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? प्लांट में या एनिमल में? प्लांट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इज इट प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल और बोथ? बोथ। So this is how you can learn about this. Then एक और सेल बायोलॉजी से मैंने ट्रिक लिया है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है,
तो सिंगल मेम्ब्रेन वालों को याद रखने का ट्रिक क्या है? एक सिंगल पैक्ड लाओ भी, एक सिंगल पैक्ड लाओ भी, एक यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाले पैग में पी पेरोक्सिसोम, ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्जी बॉडी, लाओ से लाइसोसोम्स और वी से वैक्यूल। ये सारे के सारे जो नाम लिखे हैं इनके अराउंड कितना मेम्ब्रेन होता है? हाँ जी, सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं ये, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं ये, ठीक है बच्चों। चलो अब सेल डिवीजन का एक दो ट्रिक्स बताती हूँ तुम लोगों को। क्या है ट्रिक? ये सैंपल लिया है मैंने फ्रॉम सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या है कि ये साइकिल याद रखना होता है, G1S G2M। गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा कि किसी बच्चे को M से M होता है क्या पहले, किसी को लगा G2 होता है क्या। तो चलिए आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। गो श्रेया गो मेक कॉफी, गो श्रेया गो मेक कॉफी। तो गो से G1, श्रेया S, go G2, make M phase, coffee, coffee, cytokinases. What is that? Cytokinases. Or you can also remember it like this. Okay, that is get, set, go, make a cell. Get, set, go, make a cell. This is the correct sequence for remembering the phases of cell cycle. Then this is the trick for learning the phases of mitosis. People meet and talk. P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से क्या है? A से एनाफेज, एनाफेज, टॉक से टीलोफेज। तो इसमें तुम लोग कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। पीपल, लोग मिलते हैं और क्या करते हैं? बातें। पीपल मीट एंड टॉक, ठीक है बच्चों। तो नाउ बच्चों ये मैंने आपको ट्रिक्स बताए, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछती हूँ अभी मैं। बच्चे कुछ कम बच्चे रहे हैं, आई थिंक सबको भूख लग रही है, तो हम लोग और 5-10 मिनट लेते हैं, देन वी विल स्टॉप, ठीक है। तो नाउ टेल मी, ये जो एक मैं कुछ टेक्निक्स लिखती हूँ, तुम लोग बताओ कि ये मैंने आपको किसके लिए बताया। म्यूजिक दिया, भाई किसने म्यूजिक दिया? हनी बी ने कि हाउस फ्लाई ने? हनी बी ने दिया, हाउस फ्लाई ने दिया। हाँ जी, तो उसमें म्यूजिक से क्या था? मस्की डी। डी से क्या था? डी से डिप्टेरा, आई से इंसेक्टा, और ए से आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अर्थपोडा। हाँ जी, फिर ये है जो हमारा पीएम चोर। ये किसके लिए था? ह्यूमन, हनी बी, मैंगो ट्री या वीट प्लांट? ह्यूमन। पीएम तो हनी बी नहीं बनती है, पीएम तो इंसान ही बनता है, ठीक है। तो हमारा का जो एच है इससे आता है होमिनिडी, ठीक है। पी से प्राइमेटा, एम से मैमेलिया, ठीक है। चोर से आप बताइए क्या होता है? कॉर्डेटा। ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको रट्टा भी नहीं करना है, और हमको चीजें सारी अपने साथ भी लेके चलनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमको आंसर देंगे तभी मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो बच्चों, छोटा सा एक क्विज मैंने आपके लिए प्लान किया है एट द एंड ऑफ द सेशन, जो हर क्लास के एंड में हम लोग 5-10 मिनट का क्विज रखते हैं, डेली प्रैक्टिस। So these are few sample questions. Compared to genus, which of the following is less general in characters? मैंने ज्यादा 11 के क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने 12th नहीं पढ़ा उन बच्चों ने, इसलिए। तो फैमिली, जीनस,
सॉरी फैमिली, स्पेशीज, डिविजन या क्लास। ओके, नाउ सी, लेस जनरल दिया है क्वेश्चन में, मतलब इट शुड बी मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक। ओके, तो व्हाट विल बी योर आंसर बच्चों? कुछ बच्चे आंसर भेज रहे हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन स्टार्ट सेंडिंग द आंसर्स टू मी एंड कंडक्टिंग अ क्विज बच्चों। हाँ, मोहिनी हैज सेड D. Anybody else who is sending the answers? Send me the answers बच्चों for this particular question। आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। गौरी, गौरी is right, अथर्व is right। Okay, anybody else? Yeah, so चलो let's okay, yeah, most of the students are saying it should be option D। तो जनता के साथ जाते हैं, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। 12th के बच्चे जिन्होंने मुझे आंसर भेजा, मुझे उनके नाम लर्न है, उनका आंसर गलत जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका 11th का प्रिपरेशन और जरूरी है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। आंसर भेजना है आपको कमेंट चैट बॉक्स में, कमेंट्स में लिख के भेजना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, फॉर A, B, C, D में से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? चलो स्टार्ट करते हैं C से। ये बोल रहा है जीनस के बाद स्पेशीज के बाद बोल रहा है ऑर्डर, उसके बाद बोल रहा है किंगडम। क्या हम इसके साथ जा सकते हैं? देखिए मेरे पास में नोटिफिकेशन आने लग गया है सेकेंड क्वेश्चन के लिए बच्चों लोग। Atharva is saying C, Gauri is saying D. Okay, anybody else who wants to participate in the Rocky is saying he seems to be a new student. Rocky, C he is saying. Chali, let's check the correct answer and it is A। क्या होना चाहिए? A। तुम लोगों को इसका मतलब इसको कैसे लर्न करते हैं बच्चों? ऐसे देखो, किंगडम, इसके बाद क्या होता है? फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन वी हैव जीनस, देन व्हाट वी हैव? स्पीशीज। ठीक है, तो लर्न करने का ट्रिक है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। सफाई रखो घर के पानी में, नहीं तो फैमिली बीमार हो जाएगी। और आपको ये बड़े से छोटा है, और ऐसे अगर जाओगे स्पेशीज से बच्चों, छोटे से बड़े लेवल पे हम जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये वाला कर लो। अब एक तीसरा क्वेश्चन का आंसर भेजो। दिस कंपोनेंट प्रोवाइड अ sticky character to bacterial cell A, B, C, D। बहुत इजी है। Let's check your knowledge all of you so that you get to know your weak areas। इसलिए I am conducting the quiz। आप आज सोचो कि आपको कितना प्रिपरेशन करना है। Okay? This component provides a sticky character to bacterial cell। Yeah? Question number 3। देखते हैं किसने इसका जवाब मुझे सबसे पहले भेजा है। अथर्व, योर आंसर इज राइट। हर्षा इज राइट। गौरी नो। रॉकी नो। ओके, so your correct answer is glycocalyx, that is option A। जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 4। The transport of male gametes in bryophytes and pteridophytes occurs through wind, water, birds or insects। Very easy question again। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो नीट में आते हैं वो इजी और मीडियम लेवल के आते हैं, हाई लेवल के 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। सेंड मी बच्चों। 4th, ओके, अथर्व राइट आंसर सबसे पहले अथर्व ने भेजा है।
अथर्व, वेरी गुड. यू आर फ्रॉम क्लास 11th और 12th? 11th ना? मैम 11th. ठीक है, वेरी गुड. मोहिनी, राइट आंसर. तुम 12th में हो लेकिन तुमको याद है. चलिए, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं. इसका सही जवाब गौरी, रॉन्ग. ओके, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज वाटर. चलो, फिफ्थ करना है ना, करो. फिफ्थ वाला करो. वैस्कुलर बंडल्स आर नॉट फाउंड इन. इनमें से किसमें नहीं होता है वैस्कुलर बंडल? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट? Vascular bundles are not found. फिफ्थ क्वेश्चन है ये बच्चों. जल्दी से आंसर भेजो. क्वेश्चन नंबर 5. वास्कुलर बंडल यानी क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम. हाँ जी. ओह, ये क्या हो गया? ओह, चलो कोई बात नहीं. तो यू गॉट द आंसर. इट इज bryophyte. One wrong click and you got the answer. So मैंने आपको चीटिंग करवा दी. I told you the answer. It is bryophyte. राइट आंसर क्या है? ब्रायोफाइट में वास्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं. ठीक है बच्चों. So with this I will stop here. I gave you some tricks today, some techniques, whatever I had with me I have shared with you. Okay.